से स्वागत करते हैं। और अभी का ये जो गीत गाने के लिए हमारी रोहिणी दीदी ने हमें कहा है, ये गीत बहुत प्यारा है। ईश्वर अपने साथ है तो आप सभी साथ देंगे हमारा, तो आपके साथ से ही गीत जो है वो संपूर्ण होगा, है ना। नीले अंबर खूबसूरत सितारे सज गई है महफिल इनमें, यह महफिल सभा और बदल गए नज़ारे, क्योंकि मध्य आज हमारे इतने सारे अनुभवी रतन है पधारे। मध्य हमारे इतने सारे अनुभवी रतन है पधारे। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज इस महफिल इनमें बैठे हमारे सभी अनुभवों के खान, वरिष्ठों की शान, दुआओं का दरिया, हमारे प्यारे वरिष्ठ है आप, जिनको दुनिया में भी गाया जाता ओल्ड इज गोल्ड के रूप में। ऐसे हमारे सभी आए वरिष्ठ नागरिकों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया आज का यह प्रोग्राम जीवन की दूसरी पारी एक सफल शुरुआत में आप सभी वरिष्ठ रत्नों का, मुख्य अतिथियों का और सभागण में बैठे हमारे सभी भाई बहनों का, वरिष्ठ अतिथियों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। कहा जाता है कि ईश्वर ने कीमती रत्न बहुत कम बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती रत्न आज आप सब हमारे बीच आए हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हो, धन्यवाद है। तो मैं आज के हमारे विशेष अतिथि सभा में आ गए हैं, आपको हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। सर्वप्रथम आज के प्रोग्राम के आयोजक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज अमरावती जिला सब जोन इंचार्ज, जो पूरे अमरावती अंबा नगरी को सदैव प्रभु पालना से भरपूर करते हैं, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारीज आदरणीय पूजनीय वंदनीय सीता दीदी जी, आपसे निवेदन है आप स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में आज के प्रोग्राम के प्रमुख वक्ता प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था से आए आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सचिन भाई जी, आपसे भी निवेदन है आप स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज के हमारे प्रमुख अतिथि श्रीमती कमलाताई गवई, आपसे स्नेह निमंत्रण है कि आप आए स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती कमलाताई गवई जी, माजी लेडी गवर्नर, ज्येष्ठ समाज सेवक। साथ में श्रीमान डॉक्टर गोविंद भाऊजी कासट, आपसे भी निवेदन है आप आए स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में श्रीमान शशि भूषण भाऊजी गुप्ता, ज्येष्ठ समाज सेवक, आप भी आए और स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सभी मुख्य अतिथियों को निवेदन है आप स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण कर स्टेज की शोभा बढ़ाए। मुख्य अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। फिर से एक बार साथ में हमारे मुख्य अतिथि और स्टेज के आगे बैठे हुए हमारे अतिथिगण का भी दिल से बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। आप सभी ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ईश्वरीय स्नेह निमंत्रण स्वीकार किया, यहाँ पहुँचे, अपना कीमती समय हमको दिया, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब इस स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए
मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, भारत में बहुत सुंदर परंपरा है, अतिथि देवो भव। अतिथियों का सत्कार ही हमारा परम धर्म है। अतिथियों का सत्कार ही क्या है? हमारा परम धर्म है। अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। और अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हमारी आश पूरी होती है, हमारी आश पूरी होती है। तो ब्रह्मा कुमारी इस बहनों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आप स्टेज पर आए, अतिथियों का स्वागत सत्कार करें। पुष्प गुच्छ और बैच, ये तो परंपरा की रीत है, ये तो परंपरा की रीत है। सच में हम जो देना चाहते हैं वो दिल की सच्ची प्रीत है। हम जो देना चाहते हैं वो दिल की सच्ची प्रीत है। साथ में है, और जो हमारे अतिथिगण बैठे हैं वो भी अपने आप को दिया हुआ जो स्लोगन है वो भी पढ़े। बहुत सुंदर सा श्लोक आपको दिया जा रहा है, उसी समान हम सबका भी जीवन क्या हो, खुशबू से महकता रहे। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे सभागण में बैठे हुए वरिष्ठ नागरिक हैं, वो अपनी ही जगह पर खड़े हुए या फिर बैठे हुए भी अपने साइड में जो बैठा हुआ अपना पार्टनर है उनको हाथ में हाथ देकर क्या दे, स्वागत करे, शेक हैंड करे। सभी करे, अपने जो साइड में बैठे हैं उनको शेक हैंड करे। अतिथिगण को जो भी सत्कार रूप में दिया जा रहा है, आप सभी से निवेदन है आप वो वैसे ही रखें क्योंकि फोटो लिया जा रहा है। तालियों के साथ हम पूरा सभागण इसमें शामिल होंगे। सभा में बैठे हमारे सभी अतिथिगण से निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन हुआ जा रहा है, तो भाई जी से निवेदन है फैन भी बंद करें। की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर।
दीप दीप प्रज्वलन हुआ जा रहा है। आप सभी के पास मोबाइल है तो अपना टॉर्च ऑन करें और ऐसे ऐसे आप भी खड़े वहां बैठे बैठे दीप प्रज्वलन कर सकते हैं। सभी अपना मोबाइल निकाले, टॉर्च ऑन करें। आप सभी के लिए एक नया रीति से दीप प्रज्वलन है। अहिंसा के तुम पथ पर चलना, अहिंसा के तुम पथ पर चलते आपस में ना लड़ना। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। जान लिया होगा कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिर्फ भारत में ही नहीं तो अनेक देशों में क्या है आज सेवा दे रहा है। तो ऐसे विश्वविद्यालय में जिन्होंने अमरावती में लाया है ना, ऐसे अब हम आपको ऐसे हस्ती से परिचित कराना चाहते हैं। ऐसी दिव्य आत्मा आप सभी के बीच मंच पर उपस्थित है जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया। वह है राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय वंदनीय पूजनीय सीता दीदी जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका सब जोन एवं अमरावती जिला संचालिका तथा ब्रह्मा कुमारी सोशल विंग के कोऑर्डिनेटर एग्जीक्यूटिव मेंबर सीता दीदी जी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही ईश्वर को पहचान लिया। ईश्वर की पहचान पाकर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में साथ में विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। पिछले 50 वर्षों से वह निरंतर समाज को परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। दीदी जी के मार्गदर्शन में अमरावती केंद्र की स्थापना हुई। अमरावती जिले के सभी तालुकाओं व सैकड़ों गांवों में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र है। ऐसे सेवा केंद्रों पर अनेक भाई बहनें अपना जीवन बना रहे हैं। यह दीदी जी की तपस्या का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अमरावती में जहाँ ब्रह्मा कुमारी इसको कोई पहचानता नहीं था, वहाँ पे दीदी जी ने अमरावती के साथ साथ अन्य तालुकाओं में भी अनेक सेंटर्स का क्या कर दिया, उद्घाटन कर दिया और वहाँ कई ईश्वरीय संतान क्या कर रहे, अपना जीवन बना रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता अभियान जैसे सामाजिक कार्यों में उनके योगदान को महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी सम्मान किया हुआ है। ऐसी दिव्य आत्मा का हम तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। दीदी जी से निवेदन है आप आए और आपके आशीर्वचन और उद्देश्य से हमें लाभान्वित करें। दीदी जी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जिनके दिल में प्रभु का वास है, जिनके दिल में प्रभु का वास है, नयनों में विश्व कल्याण की आश है, जिनके वाणी में सरस्वती का वास है, जिनके वाणी में सरस्वती का वास है, ऐसे हमारे आदरणीय वंदनीय पूजनीय दीदी जी। ओम शांति। आप बड़े प्यार से बोलेंगे 3 बार महफिल इनमें कि यहाँ से सारे विश्व में एक शांति के प्रकंपन हम सब फैलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। है ना, जगत नियंता सर्वोच्च समाज सेवक निराकार परमपिता परमात्मा शिव और आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन परम श्रद्धेय
आदरणीय मुंबई से आए हुए हमारे डॉक्टर सचिन परब भाई जी, उसके साथ साथ आज हम सबकी शोभा बढ़ाने के लिए हाँ कमल ताई ठाकरे, जो कमल ताई गवाई, वो भी आप सर्वोच्च श्रेष्ठ समाज सेविका है। माननीय गोविंद भाई जी कासट, आप भी श्रेष्ठ समाज सेवक हैं। जहाँ कहीं भी सेवाएं होती है तो आपका वहाँ पर कदम होता ही है। और उसके साथ साथ आज विशेष डीएम LIC के श्रीमान शशि भूषण जी गुप्ता, मंचासीन सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ साथ आप सभी यहाँ पर पधारे, जिन वरिष्ठ नागरिकों का यहाँ सम्मान हुआ, कुछ हो सकता है आगे पीछे भी आए हो, लेकिन दिल से आप हमारे इस सम्मान को प्राप्त कर लेना और उस प्रभु पिता परमात्मा के साथ आपका एक संग कैसे रहे, जिसके विषय के साथ हम सबके बीच में जिनको सबसे ज़्यादा समय के साथ हम आह्वान करना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर आदरणीय सचिन भाई परब जी को। तो आज का विषय भी बहुत सुंदर है और आप सभी जानते हैं इस विषय के साथ कि जीवन की पारी, जिसको हम कहते हैं एक सफल शुरुआत। आप सभी उस दुनिया के बहुत ही अनुभवी रतन हो, जिस अनुभव के लिए कहा जाता है जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। आज यहाँ जो ये सभा बैठी हुई है, जो ज्येष्ठ हमारे जो नागरिक है, वरिष्ठ हमारे नागरिक है, तो ऐसे नागरिकों का आज ये हमारा इंटरनेशनल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बहुत ही तहे दिल से पुनश्च आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं यही कहूँगी, आज मैं महाराष्ट्र सोशल सेवा के साथ जब जुड़ी हुई हूँ, तो जब भी हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू, वहाँ पर हम सबको ये सब गाइडलाइंस दी जाती है। और ये जो ज्येष्ठ नागरिक सेवाओं का सम्मान नेपाल, भारत और अन्य विदेशों में भी हुआ है। तो मैंने उनको यही कहा कि हमारे सचिन भाई जी हम सबके बीच में आएंगे और उनके साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम के आयोजन को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही, क्योंकि हम भी आपके साथ हैं। 60 साल के साथ, जो 60 साल के ऊपर है वो सभी कौन है? सीनियर सिटीजन। तो हम सभी सीनियर सिटीजन, और आज जिस स्थान पर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिस विद्यालय के द्वारा आप सबको निमंत्रण मिला है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी, भाई जी उस विषय को स्पष्ट करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं, जब हम अपने दूसरी पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारा कन्फ्यूजन, और आज इसी से ही हम देखते हैं कि इतने सारे वृद्धाश्रम बन चुके। तो इस विद्यालय के द्वारा इतना सुंदर मार्गदर्शन आप सभी को वो मिल जाता है कि आपका जो जीवन है बहुत ही सुंदर, जो अगर बचपन से अगर देखा जाए, छोटी सी कहानी के साथ बताया जाता है कि एक गांव का बच्चा होता है, वो गांव के अंदर में अपने माता पिता के साथ रहता है, और माता पिता के साथ रहते रहते गांव में जाता, एक आम का झाड़ होता है, दिन भर माता पिता वहाँ काम करते हैं, बच्चा भी उसके साथ रहता और उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, लंबी कहानी है, और उसके साथ बातचीत करना, रहना, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने एजुकेशन के साथ आगे बढ़ता है, फिर वो नौकरी ड्यूटी उसके लिए फिर आगे चला जाता, फिर उसके साथ उसको वहाँ पर आना, उस पेड़ के साथ बैठना या उसके साथ बातचीत करना या जो आनंद लेना, उसके लिए उसके पास समय नहीं रहता। फिर विवाह होता है, आप सबको मालूम है, फिर उससे और भी फिर बच्चे होते हैं, फिर उसके साथ जब फिर कभी वो आता है, फिर से उस पेड़ के पास जाता है जिस पेड़ ने इतनी अच्छी उनको सुंदर पालना दी, सुंदर फल दिए, छाया दी, सब प्रकार का सुख दिया। तो वो कहने लगा, आज मेरे अपने बच्चों की जो कुछ है, जो उनको देना है, उनके लिए जो खर्चा करना है, उनके लिए जो बातें मुझे आज देनी पड़ती, लेकिन कई ऐसी बातें हैं सरकमस्टेंस जिसके कारण मैं दे नहीं सकता।
तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे जो फल निकलते हैं वो बेचो। उसने फल बेच करके भी काम करना शुरू किया। फिर लकड़ियाँ ऐसे करते करते छोटा सा जा कर के आखिरी झाड़ जो है खोड़ के रूप में रह गया। तो इसी तरह से आपका ये वृद्ध जीवन जो है अनेकों की सेवा के लिए, अपने घर परिवार संसार सबके लिए आपका रहा, और बहुत सुंदर पालना जो कुछ आप कर सकते हैं आप सभी ने की। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरी पड़ाव के ऊपर में आप आ गए और आपकी जब पालना की या फिर आपकी सेवा की या सुरक्षा का समय आया, तो उस समय के लिए कई बातें आप सबके सामने खड़ी होगी। और उस कारण से आपके जीवन में कभी कभी क्या आ गई, निराशा आ गई, हताश हो गए। कभी कभी तो बच्चों ने कहा हम कमाते हैं, आप जहाँ कहीं भी है हम पैसे भेज देंगे, आप रहो। लेकिन ऐसे समय पर आप सब जानते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, उनको अपने बच्चे की, अपने बहू की, अपने घर परिवार की कुछ न कुछ मदद की क्या होती है, आश होती है। लेकिन उस आश को वो बच्चे क्या नहीं करते हैं, पूरी नहीं करते हैं। और ऐसे समय पर हम निराशा के, तनाव के, डिप्रेशन के क्या बन जाते हैं, शिकार बनते हैं। तो आज आपको इसीलिए हम जो निमंत्रण दिया है कि सचमुच आप यहाँ जो पधारे हैं, बहुत भाग्य है कि समय की सीमा हम सब देख रहे हैं। इस विद्यालय के कार्य को 90 साल पूरे हो चुके हैं और अभी कुछ ही समय इसके लिए बाकी है। तो वो परमात्म शक्ति इस धरा पर आ चुकी है, और वो परमात्म शक्ति ऐसी एक शक्ति है। आज इस विद्यालय के साथ लाखों ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं देश विदेश के साथ, लेकिन आज उनके जीवन की अगर शैली आप देखेंगे, और यहाँ भी कुछ एक आपके अमरावती के अंदर में तो धारणी से लेकर भातकुली तक कितने गाँव के आज हजारों, जिनके जीवन में आज वो खुशहाली है, वो शांति है, वो धीरज है, वो शक्ति है, वो प्यार है। उसका कारण यही है कि इस विद्यालय के साथ मैं यही आप सबको कहना चाहूँगी कि आप जो वृद्ध के साथ अभी हम जो जुड़ रहे हैं, तो हमारा एक ही कर्तव्य होता है कि सबको क्या देना, दुआएं देना, और तो कुछ नहीं कर सकते। मुख से थोड़ी सी ऐसी आज जो बातें हैं, जिस बातों को करने का जो हमारा ढंग था उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा, और अपनी सोच को भी बदलना होगा। लेकिन उसके लिए चाहिए शक्ति, जिसको हम कहते हैं इनर पावर। तो वो शक्ति हमारे पास कैसे आएंगी, क्योंकि इस डिप्रेशन के साथ हम जाते 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 कहीं के कहीं व्यक्ति पहुंच जाते हैं। कई डॉक्टर्स हम सबके बीच में बैठे हुए हैं, और जो है वो डॉक्टर्स भी आज क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें देख ही रहे। इसीलिए मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को एक आह्वान है, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जहाँ कहीं भी शाखाएं हैं, जहाँ बिना मूल्य रूप में ये राजयोग की शिक्षा दी जाती है, तो आप सभी को नम्र निवेदन है, जैसे ही आपको समय मिलेगा, बिना मूल्य है, आप जरूर इस राजयोग मेडिटेशन के साथ अगर जुड़ेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आज समाप्त हो जाएंगी। आपके सामने समस्या नहीं रहेगी, आपका जीवन एक समाधान स्वरूप बन जाएगा। इसीलिए राजयोग जीवन की एक बहुत बड़ी, आप अगर अपने जीवन के एक पारी समझेंगे तो आपका जो पड़ाव है नए रूप से शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यही कहते, राजयोग जीवन जीने की कला है। कहाँ जाता है राजयोग, जीवन जीने की कला जिसके हाथ में आ जाती है, तो वो जीवन बांस का टुकड़ा नहीं, वो जीवन बांस का टुकड़ा नहीं, आनंद देने वाली बांसुरी बन सकती है, आनंद देने वाली बांसुरी बन सकती। इस शुभ भावना शुभकामना के साथ साथ पुनः आपको अमरावती जिले की तरफ से बहुत 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 प्यार के साथ धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी। दीदी जी ने हमें बताया कि हमारा जीवन बांसुरी के समान कैसे मधुर बन जाएगा, और आप सभी को हमारे दीदी जी ने ईश्वरीय परिवार में निमंत्रण भी दिया, तो आप सभी ज़रूर आए, ये हमारी मन से इच्छा है। तो अभी मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती कमलाताई गवई जी, माजी लेडी गवर्नर जैसे अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं, समाज भूषण पुरस्कार, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश भूषण जी गवड़ी, इनके मातोश्री, और वैसे हमारे अमरावती कर के भी क्या है,
माता जी मातोश्री है, तो मातोश्री जी का हम गड़गड़ाहट तालियों से क्या करेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम के लिए अपनी शुभकामनाएं अल्प शब्दों में दें। मंचकावरील आदरणीय अध्यक्ष आणि माझ्या समविचारी समकार्यामध्ये आमचं ज्यांचं कार्य एकसारखं आहे आणि अगदी सीतादिदी इथं आल्यापासून त्यांच्या कार्याशी मी जोडलेली आहे अशा सीतादिदी, मंचकावरील माझे छोटा बच्चा गोविंद भाऊ कासड, त्यांच्यासोबत असलेले ते पण मुलंच आहेत माझे. जास्त वेळ न घेता नावामध्ये मी एवढंच सांगेल की सीतादिदीचं कार्य हे अप्रतिम आहे. आणि मेडिटेशनचे त्यांनी जे शेवटचं वाक्य म्हटलेलं आहे, कारण मेडिटेशन केलं तर तुम्हाला त्याचे परिणाम पाहायला मिळतील. आणि मी मेडिटेशनशी विपश्यनेच्या माध्यमातून जुळलेली आहे. आणि मी एवढंच सांगेल, जास्त वेळ न घेता, हा जो सिनियर सिटीजनसाठी कार्यक्रम आहे, तर मला असं वाटतं मी सगळ्यात लहान आहे ह्या ऑडियन्समध्ये. सगळ्यात लहान कोण असेल तर मी असेल. मग मी लहान कसे, लहान मुलासारखं मन आणि विपश्यनेमध्ये मनावरच प्रयोग केल्या जातात. ज्यांचं मन अतिशय निर्मळ आहे त्यांच्या जीवनामध्ये ह्या दुःखाचं कारणच नाही आहे. मग कधी कधी नैसर्गिक दुःख येतात, त्याला आपल्याला फेस करावं लागतं आहे. परंतु ते घेऊनच रडत बसण्यापेक्षा मानवाचा जन्म हा तथागत बुद्धांनी सांगितल्याप्रमाणे कर्मसिद्धांतामध्ये आहे. ते कर्म आपल्याला आपल्या जीवनभर करायचे आहेत आणि ते आपले करत राहणार आहोत. मी आज जास्त न बोलता तुमच्या पुढील जीवनाविषयी सदिच्छा, शुभेच्छा, मंगलमैत्री देते. आणि विपश्यनेमध्ये जो आशीर्वाद दिलेला आहे तथागत बुद्धाने, तो आपणासमोर विशद करते. आणि आदरणीय माझ्यापेक्षा खूप श्रेष्ठ आहेत सीतादिदी, त्यांनी मला या ठिकाणी बोलावलं, त्याबद्दल त्यांचं माझ्याजवळ शब्द नाही आहेत. किती शब्द बोलावे काही सांगता येत नाही. त्यांचे आभार मानते. आणि धम्मपदामध्ये जे आशीर्वादपर गाथा म्हटलेल्या आहेत त्या ह्या ठिकाणी मी नमूद करते. इच्छितं पतितं तुम्य क्षिपमेव समेजतु सभ्यपूरेति चित्तसंकल्प चन्दोपन्नो रसो यथा सब्बितीवो विभजन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवतत्वराहो सुखी दीर्घायुको भव सुखी दीर्घायुको भव सुखी दीर्घायुको भव. आपल्या मनातील इच्छा आकांक्षा पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणे पूर्ण होत आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी आपणास उदंड आयुष्य, चांगले आरोग्य लाभो अशी तथागताचरणी प्रार्थना करते. इथेच थांबते. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो. धन्यवाद. ओम शांति. धन्यवाद श्रीमती कमलाताई गवई जी, आपने हमें अपने आशीर्वचनों से भरपूर किया. अभी मैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान शशिभूषण भाऊ गुप्ता जी, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी न शॉर्ट में 2 मिनट में हमें मनोगत व्यक्त करें. डायस और अमरावती से आए सारे महानुभाव सज्जन बहनों और ब्रह्मा कुमारी के से संबंधित सारे लोगों, गुड इवनिंग. मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के पद पर पदस्थापित हूँ और 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंडर आता है: अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, अकोला और यवतमाल. फ्रेंड्स, हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का समाज सेवा ही है. हमारा थीम ही है, भारतीय जीवन बीमा निगम का एक थीम है, योग क्षेमम वहामहम.
योग क्षेमम महामयम में गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, योर वेलफेयर इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपका कल्याण ही हमारा उत्तरदायित्व है। हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, हम भी कल्याण ही करते हैं, और इस कल्याण में जहाँ भी किसी तरह का अनुभूति होती है तो मदद करने में हम तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे थोड़ा देर के लिए मौका दिया। आपका मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद श्रीमान शशिभूषण भावजी गुप्ता। अभी मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर गोविंद भाव कासड़, जो ज्येष्ठ समाज सेवक है, 50 वर्षों से अंध, अपंग, मुकबधिर, गर्जू इन्हों को सहकार्य का हाथ बढ़ाया है। गोविंद भाव जी, आपसे निवेदन है, आप भी शॉर्ट में शुभकामनाएं व्यक्त करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या केवळ वयाने ज्येष्ठ झालेल्या गोविंद कासटचा खऱ्या अर्थाने ज्येष्ठ असलेल्या सर्व मंडळींना मनापासून अभिवादन करतो। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये कुठून काय मला माहिती नाही, पण माझ्यापेक्षा अनेक मोठी माणसं, बडी माणसं बसली असताना माझा इथे नंबर लागला आपणासमोर बसायला, त्यासाठी स्वतःला धन्य मानतो। जास्त बोलायचं नाही आहे आपल्याला, परब साहेबांना ऐकायचं आहे याची नम्र जाणीव ठेवतो, पण काही 2-4 सॅम्पल दिल्याशिवाय राहू शकत नाही मी। आता नुकतेच शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये 75 वर्ष आपल्या संस्थेने पूर्ण केला, तर पूर्ण अमरावती हलवून टाकणारा कार्यक्रम देणारे वसंत भाऊ मालपाणी इथे आहे, जे एकेकाळी माझ्यासोबत बॅडमिंटन खेळायचे। गोविंद लाहोटी डॉक्टर साहेब इथे आहेत, जे अनेकांची हाडं तुटलेली जोडून देतात। याचे ज्येष्ठ नागरिक इथे, मी जरा फास्ट बोलतो, आमचे ज्येष्ठ नागरिक इथे गावंडे साहेब आहे, त्यांना माहिती नाही किती ज्येष्ठ नागरिक संघाचे ते सदस्य आहेत। ते सोडा सगळं, आज या ठिकाणी उपस्थित असलेले डॉक्टर सचिन परब साहेब यांनी गुप्ता साहेबांना कार्ड दिलं, पण कायम अंध, अपंग, मुके, बहिरे, अनाथ, कुष्ठरोगी यांच्यासाठी भीक मागण्याची सवय लागलेला क्वालिफाईड भिकारी गोविंद कासट आपणाशी बोलतो आहे। मी पुढे हात केला आहे आणि हे कार्ड माझ्या हातात मिळालं। आता भीक मागण्याची सवय कशी लागली, तर कोणासाठी सिलाई मशीन माग, तर कोणासाठी कान यंत्र माग, तर कोणासाठी फी भरण्यासाठी पैसे माग, तर कोणाचे विचार माग, ह्या सगळ्या गोष्टी मागत असताना मला हे कार्ड मिळालं, पांढऱ्या शुभ्र रंगाचं कार्ड आणि सोनेरी रंगाच्या अक्षराचं, आणि त्याच्यात काय लिहिलं आहे, डॉक्टर सचिन परब, MBBS, MBA, MSc, MSc, BA, PCDR, PGDVIH एवढं क्वालिफाइड असलेला माणूस आपल्याशी बोलणार आहे। और सर, बिना चश्मे के मैं उम्र के 80 साल में ये पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए ताली बजा दो सब लोग। आता हे अभिमानाची गोष्ट आहे का, बिना चष्मे से पढ़ रहा, भगवान ने रखा तो पढ़ रहा, बरोबर आहे की नाही। तर परब साहेबांचं हे क्वालिफिकेशन वाचत होतो, तर मला असं वाटलं की कुठेतरी माझं त्यांचं साम्य आहे। सर, मुझे भी आपके जैसे ही बहुत सारे कोर्सेज करने का शौक पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, और वो शौक कहाँ ठहरा, तो पहले ठहरा कि उमा गोविंद कासट मेरे पत्नी का नाम, वो परेशान होती थी कि बेटे के पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, उसको तैयार करके भेजना है पेपर के लिए, कि अपने पति को पेपर के लिए भेजना है, दोनों को एक साथ परीक्षा। मैं भी बैठ रहा परीक्षा में, बेटा भी बैठ रहा। दूसरा परेशान मैं हो गया कि जिस यूनिवर्सिटी की डिग्रीज है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज और दूसरा संत गाड़गे महाराज, ये लोग क्या क्वालिफाइड थे किसी को ही मालूम नहीं, जिनके नाम पे डिग्री मिल रही है। गाड़गे बाबा तो कोई स्कूल में ही नहीं गए थे। फिर पता चला कि ये क्वालिफिकेशन कुछ काम का नहीं है, सेवा भाव सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। और तीसरी बात ध्यान में आई कि कहीं तो भी मैंने पढ़ा, एक जगह बैठा रहना यानी अपनी तबीयत खराब करना, और यहाँ तो 3-3 घंटे पेपर लिखने के लिए बैठ रहा था,
और वो 3 घंटे का पेपर लिखने के लिए साल भर पढ़ाई कर रहा था। सारी परीक्षाएं मेरिट में पास हुआ। तो वो सब बंद करके आज परब साहब को, वो आदमी केवल क्वालिफाइड नहीं है, छोटा सा उदाहरण देता, आप लोगों ने बहुत सारा सामान दिया यहाँ पे सम्मान में, ये सम्मान में एक थैली दिया, अब मुझे वो जम नहीं रहा कैसे डालना, तो परब साहब ने झट मेरी थैली हाथ में लेके उसने सामान डाल दिया। मैं बोला सर आप केवल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, तो मोटिवेशन करने वाले, दूसरों को मोटिवेट करने वाले कार्यकर्ता भी है। ऐसे स्पीकर को कुछ जरूरत नहीं थी, वो तो मेरे से बड़े गेस्ट है, उनको तो सुनने हम आए, लेकिन वो थैली हात में लेके उन्होंने डाला। बघा माणसाच्या वागण्यावरून काय कळते आपल्याला। आणि हे सगळं हे ब्रह्मकुमारी ज्यांच्याकडे नुसतं पाहिलं, त्यांच्या पोशाखाकडे, त्यांच्या ड्रेसकडे, त्यांच्या कामाकडे, त्यांच्या सौजन्यशीलतेकडे, जेवढे ब्रह्मकुमार उभे आहे, चांगलं गीत आहे पण ऐकलं आहे। आणि आजचा विषय आहे आयुष्याची सेकंड इनिंग, म्हणजे पहिली इनिंग ज्यांची झालेली आहे ती सेकंड इनिंग। तर मी गमतीत म्हणालो कि मेरी तो थर्ड इनिंग चालू है। बोले कैसे? तो 1 तारीख को मुझे कुछ चक्कर आ गई थी और डॉक्टर विजय बख्तार के यहाँ मेरे को दिन भर घर भर्ती रखे, सब नॉर्मल निकला तो वापस छोड़ दिया मेरे को शाम को दवाखाने में से। लेकिन मैंने बोला मेरी थर्ड ईयर है, तो आपकी बीके आशा निचत भाई मेरे को बोली कि गोविंद भाऊ ये आपकी थर्ड इनिंग नहीं है, ये आपकी फर्स्ट इनिंग चालू है, ऐसा समझो। बघा मोटिवेशन कुठून कुठून मिळते माणसाला। तर अशा प्रकारे सेकंड इनिंग, बाबा आमटे भी कहा करते थे कि जितने ज्येष्ठ लोग हैं वो हमारी विजडम बैंक है, लेकिन ये विजडम बैंक ने हमेशा ख्याल में रखना है कि एक शायर बोलता, मैंने पेड़ से गिरते पत्ते से ये सीखा है कि अगर आप बोझ बन जाएंगे तो अपने भी साथ छोड़ देंगे। वो पत्ते से सीखा, झाड़ के गिरने से। तो वृद्धों को भी ध्यान देना है, विजडम बैंक को भी ध्यान देना है कि हम बोझ न बने, बल्कि हमारे हाथों से कुछ काम परिवार में भी, मेरा नंबर सबसे आखिरी लगाओ, पहले बच्चों के लिए, फिर उसके दूसरे बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, कम उम्र वाले लोगों के लिए काम करो, हमने बहुत जी लिया है। एक शायर बोलता, अपने बुढ़ापे से परेशान न हो, अनेक लोगों के जीवन में तो ये दिन भी नहीं आता है। फटाफट लोग, जवान लोग फटाफट मर रहा है, कोई है कैंसर से मर रहा, कोई काय से मर रहा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुनना चाहेंगे। मुझे जो मान सम्मान आपने दिया, उनके साथ बैठने का मौका दिया, उनसे सुनने का मौका मिलने वाला है, इन सभी बातों को आनंद खुशी जाहिर करते हुए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद भाऊजी कासट। मैं अपने प्रमुख अतिथियों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप अभी स्टेज के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। शांति। मेरा परम सौभाग्य है जो मैं डॉक्टर सचिन परब सिंह को इंट्रोडक्शन दे पा रहा हूँ। डॉक्टर सचिन परब एक प्रख्यात चिकित्सक, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, मोटिवेशनल ट्रेनर एवं समाज सुधारक है। उन्होंने MBBS की शिक्षा प्राप्त की है तथा पिछले 2 दशकों से अधिक समय से मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, जीवन मूल्य विकास एवं आत्मिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। वर्तमान समय में वे डायरेक्टर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस तथा जॉइंट सेक्रेटरी मेडिकल विंग राजयोगा मेडिटेशन रीजनल फाउंडेशन RERF के रोल से अपनी सेवाएं प्रदान दे रहे हैं। वे राजयोग ध्यान के माध्यम से तनाव प्रबंधन, जीवन में संतुलन एवं सकारात्मक परिवर्तन पर आधारित प्रशिक्षण कार्यों के लिए विशेष जाने जाते हैं। डॉक्टर परब सर ने भारत में एवं विदेशों में 5000 से अधिक व्याख्यानों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों, उद्योगपतियों, चिकित्साओं, शिक्षकों एवं आम नागरिकों को मार्गदर्शन प्रदान किया है। उनके प्रमुख कार्य क्षेत्र तंबाकू एवं अन्य व्यसनों से मुक्त, मानसिक सशक्तिकरण एवं मूल्य आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दिया है। आपकी प्रेरणादायी पुस्तक ब्लेसिंग्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाखों लोगों के लिए आत्म परिवर्तन का स्रोत बनी है। समाज के लिए प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति महात्मा गांधी पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी अलंकृत किया गया है। डॉक्टर सचिन परब जी का जीवन एवं कार्य मानवता को स्वस्थ, सशक्त एवं मूल्यनिष्ठ
समाज की दिशा के प्रेरित करता है। तो हम अभी भाई जी से सुनेंगे और सभी जो गेस्ट यहाँ पे आए हैं सभी का मैं फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। शांति। थोड़ा दिल से ओम शांति। अभी कठिन काम बताता हूँ, मुस्कुरा के ओम शांति। ये पोल थोड़ा बीच में आ रहा है, मैं कई लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ पोल के पीछे। अच्छा टीवी है वहाँ पे, आप सब देख रहे हैं मुझे? मैं दिखाई देता हूँ? दिखाई देता हूँ? बहुत लोग जब मैं स्टेज पर होता हूँ तो लाइट का फोकस बहुत डालते हैं, कहते आप दूर से दिखाई नहीं देते। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अच्छा मैं थोड़ा आपसे बात करूंगा, मैं कोई भाषण नहीं करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे काफ़ी वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, मैं उसकी भाषांतर भी बताऊंगा आपको। अंग्रेजी में कहते हैं कि डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर्स देन लिविंग वंस बिकॉज रिग्रेट इज मोर पावरफुल देन ग्रैटिट्यूड। ऐसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि मृत व्यक्तियों को ज़्यादा फूल मिलते हैं जिंदा लोगों से, क्योंकि कृतज्ञता से पश्चाताप बहुत भारी होता है। एज अ डॉक्टर मैं आपको थोड़ी साइंटिफिक बातें बताऊंगा, रिसर्च की हुई बातें बताऊंगा। मुझे मौका मिला ऐसे लोगों से मिलने का जिनकी आयु 100 वर्ष के ऊपर है। इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेनेरियंस, माना जिनकी आयु 100 के ऊपर है। अभी मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, तो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे है, वहाँ नशा चलता है, वहाँ अफीम को कानी बोलते, कानी। तो हमने उस एरिया में कैंपेन निकाला था, यात्रा। तो हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति था जो बुजुर्ग लग रहा था पर बहुत एनर्जेटिक दिखाई दे रहा था। तो मुझे उत्सुकता हुई कि ये हमारे में रैली में चलने वाले कई दिनों तक। तो मैंने उनको पूछा तो पता चला ब्रह्मा कुमारी से है, बैच लगा हुआ था। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? और जब उन्होंने बताया तो मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उनकी उम्र थी 99 इयर्स, 99 वर्षाचे यात्रेमध्ये आमच्याबरोबर सेवा करायला आलेले। तर मी विचारलं तुम्हाला घरच्यांनी कसं सोडलं? तर बोललं मला तर 2 व्हीलरवर यायचं होतं, पण ते म्हणाले तुमचं वय झालंय, 2 व्हीलर चालवू नका, तर मी कार घेऊन आलो। मी त्यांना विचारलं तुमचं सिक्रेट काय आहे? ह्या वयात 99 वर्ष असताना लोक बिछाण्यावर असतात, पीपल आर ऑन बेड। मी भरपूर सिनियर सिटीजनना भेटतो, ओल्ड एज होममध्ये पण भरपूर कार्यक्रम झालेले आहेत। तर ते शरीर त्यांचं साथ देत नाही काही वयानंतर। मी म्हटलं तुमचं एनर्जीचं सिक्रेट काय? तर ते सिक्रेट मी तुम्हाला सांगणार आहे। या सगळ्यांचं सिक्रेट, आणि ह्यांना बघून आम्हाला पण एनर्जी मिळते। मी एक ऑब्झर्व केलं ॲज अ डॉक्टर, मी ते कवितेमधून सांगेन, पण पहिला मी प्रश्न विचारतो। वय जसं वाढत जातं, आम्ही एक ऑब्झर्व केलं आहे की लहान मुलं सगळ्यात जास्त हसतात है ना, छोटी मुलं असतात ती हसत असतात। आणि जसं वय वाढत जातं, एका स्टडी अनुसार मोठी माणसं दिवसातून 17 वेळाला हसतात। हा स्कोर आहे। तुमच्यापैकी कोणाचा स्कोर 17च्या वर आहे? अच्छा, आता मोजायला लागलेले आहेत, सकाळी हसलेलं, दुपारी हसलेलं, अच्छा काल हसले। आता बोलल्यावर थोडं चेहऱ्यावर स्माइल आलं। माझा एक मित्र है, कवि है, उसने एक कविता लिखी है। वो कहते हैं
आता लक्ष्यपूर्वक ऐका, खूप छान कविता है, हिंदी समझती होगी सबको. कागज की कश्ती थी, कश्ती समझता है? कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था. कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में कि वो नादान बचपन कितना प्यारा था, वो नादा बचपन कितना प्यारा था. असं का निसर्गाने व्यवस्था केली आहे की म्हाताऱ्या लोकांना त्याच्या नातू आणि पंतू यांना सांभाळावं लागतं. सिनियर सिटीजनचं काम काय, नातू आणि पंतू याच्याबरोबर राहणं. त्यांना आवडतं. तुमच्यापैकी कोण आहे नातवंडांना सांभाळणारे? जरा हात वर करा. ते तुम्हाला काय शिकवत असतात? आजोबा हसा थोडं. कारण वय वाढल्याबरोबर हसणं कमी होतं, हे आम्ही पाहिलेलं आहे. महाराष्ट्रात एक गाणं फार प्रसिद्ध झालं, मराठीवाल्यांना लगेच कळेल. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी त्याचं म्युझिक दिलेलं आहे. फार छान चित्रपट आहे. त्याच्यामध्ये अशी लाईन येते की बालपण उतू गेलं, पुढे काय आहे, तारुण्य नासलं आणि वार्धक्य साचलं. बालपण उतू गेलं, तारुण्य नासलं आणि वार्धक्य साचलं, उरलो पुन्हा बंदी असा मी दया घना. ते परमेश्वराशी बोलणं आहे. ह्याचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या. लहानपणी आपली ऊर्जा अशी बबलिंग असते, मुलांना थांबावं लागतं. आणि मग वयात आल्यावर तरुणपणामध्ये काय होतं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आणि हळूहळू जसं वय वाढत जातं, साचायला लागतं सगळं. मी ह्या साचण्यावर बोलणार आहे. आपण काय म्हणतो, कुठलं पाणी चांगलं आहे, साचलेलं की वाहणारं? सतत वाहत राहिलं पाहिजे. नदी वाहत राहते म्हणून सुंदर आहे. ती साचली तर तिथे काय होतं, डबकं होतं आणि डबक्यावर डास येतात, मग ते चावतात आपल्याला. मी भरपूर सिनियर सिटीजनचे कार्यक्रम घेतले आहेत. त्यांच्या बोलण्यामध्ये एकच वाक्य असतं. ते बोलताना असंच बोलतात, सुरुवातच त्यांची अशी होते, वो बात करते समय ऐसे बोलते, हमारे जमाने में ऐसे लोग थे. So when you start a conversation like this, हमारे जमाने में, तुम्ही कुठे गेला? कशामध्ये जगतात? हा, पास्ट मध्ये, भूतकाळात जगतात. आमच्या वेळेला असं होतं. आणि तरुण मुलांना विचारलं तर त्यांच्यामध्ये असतं, माझं पुढे काय होणार, भविष्याचं काय आहे. आणि आपल्या हातात कोणता काळ आहे? न भूतकाळ आहे न भविष्य काळ आहे. आपल्या हातात कुठला काळ आहे? हा काळ आहे. इथे जे तुम्ही हॉलमध्ये बसलेला आहात, मेजॉरिटी सिनियर सिटीजन भूतकाळात झालेल्या घटनांना आठवत असतात. माझ्याकडे जेव्हा काउन्सिलिंगला येतात, तर माझ्याकडे दोन्ही येतात, सगळे येतात. मुलं पण येतात, वरिष्ठ नागरिक पण येतात. म्हातारा शब्द मला आवडत नाही, अनुभवी सिनियर सिटीजन असं मी म्हणतो. तर मुलं काय म्हणतात माहिती आहे, सर आम्हाला असं काहीतरी शिकवा, आमची मेमरी चांगली होईल, लक्षात राहील चांगलं. आणि वरिष्ठ नागरिक म्हणतात, असं काहीतरी शिकवा, आम्ही विसरू सगळं. त्या दुःखद आठवण करून वो पुरानी बातें याद कर करके हम दुखी हो जाते हैं. आप में से कौन कौन है, इफ यू अलाउ मी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन है जो अकेला महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं? अच्छा, तुम्ही संध्याकाळी खरं बोलता की खोटं बोलता?
भारत में और एक प्रॉब्लम है, हर बात को इज्जत का सवाल बना लेते। मनोविज्ञान में हम कहते हैं पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने नहीं बताया तो भी हमको पता चला। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, मैं ये रिसर्च की बात सुना रहा हूँ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च हार्ट अटैक के ऊपर ब्रह्मा कुमारी ने किया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं सीखने के लिए कि कैसे ब्लॉक आर्टरीज को, हार्ट की आर्टरीज को ओपन किया जाए। उसमें हम ये डेटा दिखाते हैं। पहले हम समझते थे कि हार्ट अटैक वो सब लाइफस्टाइल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, पर अभी हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं, मैंने सिगरेट नहीं, शराब नहीं, ओबेसिटी नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, फिर भी हार्ट अटैक है। तो उसमें कुछ फैक्टर्स हमको दिखे हैं। वो है अकेलापन, चिंता, अकेलापन और क्रोध, गुस्सा। अभी अकेलापन मतलब ये नहीं कि आप घर में अकेले हैं, नहीं, घर में सभी लोग होते हुए भी अकेलापन फील होता है। इसको कहते हैं आइसोलेशन। और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अकेला महसूस नहीं करें। मैं हमेशा यंगस्टर्स को ये कहता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा समय उनसे आप बात करो, उनके साथ जाके बात करो बस। राइट और रॉन्ग, ठीक बोल रहा हूँ? उनको समय दो और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके साथ बात करना ज़रूरी है। अच्छा, अगर बच्चे आपके साथ बात नहीं करते हैं तो क्या आप जाके उनसे बात कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं या करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल कनेक्शन। आपको कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, हेल्थ के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आप अकेलापन और डिप्रेशन में जाएंगे। ओल्ड एज में डिप्रेशन, क्योंकि बीमारियां बहुत होती है, तो आपको अपने को एंगेज करना आना चाहिए, खाली नहीं बैठो। हिंदी में क्या बोलते हैं? खाली मन शैतान का घर है। आपके विचार ही आपको खत्म कर देंगे। इसलिए अच्छी कंपनी में रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। हाँ, टाळ्या वाजवा, आवडलं तर टाळ्या वाजवा, मध्ये मध्ये टाळ्या वाजवत रहा। मैं एक ट्रेनर हूँ, 8 घंटा बोलता हूँ। एक बार मैं ट्रेनिंग ले रहा था, अभी मैनेजर्स का ट्रेनिंग है, तो उनको एग्ज़ाम देना होता है ट्रेनिंग के बाद में। फर्स्ट रो में बैठ के एक सो रहा था, उसको आदत नहीं बैठ के सुनने की। तो मैंने कहा बेचारे का नुकसान हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मैंने उसके बाजू वाले को बोला ज़रा उसको उठाओ, वो सोया हुआ है। बाजू वाला भी परेशान था। उसने कहा मैं क्यों उठाऊं, तुमने सुलाया, तुम उठाओ। तब से मैंने देखा बीच बीच पे आपको अच्छा लगे तो तालियां बजानी चाहिए, ठीक है ना? अभी बजा सकते हैं? हाँ, बजाओ, अच्छी तरह से बजाओ, और जरा अच्छी तरह से। अच्छा, थैंक यू व्हेरी मच। आता मला बरं वाटतंय। कई लोग दुखी क्यों होते हैं पता है? क्योंकि उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। बराबर बोलो। मना ये सब काउन्सिलिंग की बातें मैं सुन रहा। मेरे को क्या बोलते हैं, बघा डॉक्टर साहेब, ह्या मुलांसाठी मी काय काय केलेलं आहे। और माताओं के डायलॉग अलग, भाइयों के अलग। माताओं का डायलॉग, 9 महीने पोटात ठेवला, रक्ताचं पाणी केला, आणि आज बघा काय फेडावं लागतंय आम्हाला। हर एक के अपने डायलॉग है।
बाय द वे मैंने एक ऑब्जर्व किया है, आप बताना हार्ट अटैक किसको ज़्यादा आता है? माताओं बहनों को आता है या भाइयों को आता है? हाँ, भाइयों को आता है, करेक्ट। मेरा प्रश्न है माताओं को क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं आता है? हाँ, प्रेशर सहने की क्षमता है। आप बढ़ाओ ना अपनी क्षमता को। इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्वास्थ्य की दृष्टि से कि माताएं लंबे समय तक, मैंने देखा है अभी जैसे महाराष्ट्र में, वो पति आत्महत्या करता है, फार्मर सुसाइड, पर वो पत्नी नहीं करती है, वो बच्चों को बड़ा करेगी, बर्तन मांजेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन बच्चों को वो बड़ा करके रहेगी। ये बहुत बड़ी स्किल है, इनसे सीखना चाहिए। एक बार पेपर में आया था, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, पर पेपर में ऐसी न्यूज़ आई थी कि किसी भी बात को आपको पूरे विश्व में फैलाना है फास्ट। अरे मैंने आगे कुछ नहीं बोला, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। तो उसमें लिखा था किसको सुनाने का? एक स्त्री को सुनाने का, लेकिन उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा था, सब कुछ सुनाने के बाद लास्ट में क्या बोलने का? क्या टेक्नोलॉजी है वो बात अपने आप। फिर मैंने कहा ये आई कहाँ से, क्योंकि जितनी भी कहावतें हैं कहीं से तो आई रहती है। मैंने रिसर्च किया तो पता चला महाभारत में ये लिखा हुआ है। हाँ, महाभारत में युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कुंती को। क्या श्राप दिया था? हाँ, क्योंकि कुंती छिपाती है कि उसका कर्ण उसका पुत्र है, इसलिए वो मारा जाता है। ज्येष्ठ कौन्तेय कर्ण है, युधिष्ठिर का बड़ा भाई। तो युधिष्ठिर धर्मराज श्राप देता है, आज के बाद इस पृथ्वी पर कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी राज छिपा नहीं सकती है। अब ये श्राप है या वरदान है? ये वरदान है। भरला खाली करा, जमा होने देते ही नहीं है। और दूसरा मैकेनिज्म है, माताओं बहनों के पास ज्यादा टेंशन आया तो रोता कौन है? हाँ, भाई रो सकते हैं, रो सकते हैं, मरून जाईन पण रोणार नाही, मरो। अभी ये सीखना चाहिए। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है पता है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं बात करो, प्लीज टॉक, अंदर रखो मत। और भाइयों में मैंने क्या देखा है, नशा कौन ज्यादा करता है, माताएं बहनें या भाई? भाइयों में एडिक्शन ज्यादा है, सभी नहीं है पर एडिक्शन ज्यादा है। और मैंने पूछा क्यों करते, बोला दिन भर काम करते थक जाते हैं, हाथ पैर दर्द करते हैं, रात को थोडी घेतली, खाल्लेला हजम, झोप पण चांगली लागते, नींद भी अच्छी आ जाती है। पर मैंने आज तक किसी माता को नहीं सुना है ऐसे बोलते हुए। आज मेहमान आए थे, सत्यनारायण की पूजा थी, शादी थी, इतने लोगों का खाना बनाया मैंने, मैं बहुत थक गई हूँ, एक दारू की बोतल लेके आओ मेरे लिए। ऐसे वो नहीं बोलती। वो भी थकती है कि नहीं थकती है? थकती है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगी? बर्तनों का आवाज होगा किचन में, या दरवाजा जोर से बंद होगा, उस समय किचन की तरफ गलती से भी मत जाना। कौन सा शस्त्र कहां से आएगा? मैंने कुछ सीक्रेट्स देखे, कई परिवार में सीक्रेट्स है। मुंबई में एक फ्लैट में हमने देखा, अनुभव सुना कि शादी को इतने साल हो गए, कभी झगड़ा नहीं। तो आश्चर्य लगा, तो उनको पूछा कि क्यों भैया आपके घर से हमेशा हंसने की आवाज क्यों आती है, क्या आप लोग झगड़ा नहीं करते? बोला नहीं, हम तो रोज झगड़ा करते हैं। बोला फिर हंसते क्यों? तो वो पति ने कहा देखो मेरी जो पत्नी है वो शीघ्रकोपी है। शीघ्रकोपी समझते हैं?
शीघ्र कोपी मतलब हाँ, जल्दी गुस्सा आता है उसको। और कई माताओं का चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, और उसके पीछे भी कारण है, मैं उसके ऊपर आने वाला हूं। तो उसको जब भी गुस्सा आता है तो उसके हाथ में जो चीज मिलती है, जो चीज उसके हाथ में मिलती है, तुमच्या डोळ्यासमोर काय चित्र आलं? मैंने आगे कुछ नहीं बोला है। आपने जो चित्र आपकी आंखों के आगे आए ना, वही सत्य है। उसके हाथ में जो चीज मिलती है वो उठा के फेंक के मारती है। तो बोला फिर हंसते क्यों? उसने कहा जब उसका निशाना लगता है तो वो हंसती है, नहीं लगा तो मैं हंसता हूं। तालियां क्यों बजाई? ये टेक्निक यूज मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, हर एक व्यक्ति अपने तनाव को मैनेज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। मेरा ये पूरा कहने के पीछे भाव ये था, अभी आप हंसे, आपको हल्का लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो क्या करना चाहिए? हाँ, ये लाइफ इज सेलिब्रेशन। मैं आपको बता रहा हूं, हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज हमारे पास डेटा है, साइंटिफिक डेटा बता रहा हूं मैं। वो प्राणायाम योगासन में सिखाते हैं, एक भ्रमरी प्राणायाम होता है, सुना है? भ्रमरी करते होंगे आप में से। वो भ्रमर क्या करता है? भ्रमर म्हणजे भूंगा है ना। वो भ्रमर क्या कहता है? महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने बहुत अच्छा कहा है इसके ऊपर, बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ पोएट्री। वो कहते हैं कि ऋणु झुणु रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुणु रे भ्रमरा। तो वो भ्रमर का जो आवाज है वो ऐसे आता है, ऋणु झुणु। वो गुनगुनाता है। हाँ, गुनगुना रे भवरे। बघा, जुनी फाईल ऍक्टिव्हेट झाली। आराधना मूवी की राजेश खन्ना, गुनगुना रहे है भवरे। हाँ, सगळ्यांची आहे फाईल ऍक्टिव्हेट। पिकल्या पानाचा, हाँ, आप रह सकते हैं। ये सीक्रेट मैं साइंस का बता रहा हूं। आज हमारे पास डेटा है, जो लोग गुनगुनाते हैं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? लाफिंग गॅस या वॅसोडायलेटर। रक्त पुरवठा वाढतो तुमच्या मेंदूला आणि मेंदू चांगला काम करतं। फक्त गुणगुणायचं। मातांना माझा प्रश्न है, कौन कौन माताएं हैं? खाना कौन बनाते हैं घर पे? माताएं बनाते हैं। भाई बनाते हैं? नहीं, खाते हैं, ठीक, अच्छी बात है। सब लोग बनाएंगे, खाएगा कौन? माता को मेरा प्रश्न है, जेवण बनवताना गाणं कोण कोण गातं तुमच्यापैकी? गाणारे, ऐकणारे नाही, गाणारे आहे तेवढे जण? अच्छा, लाहोल बिल्ला कुवत आहे, अच्छी बात है। यांच्यासाठी टाळ्या वाजवा, गाणं गाणारे। यांच्या घरातली लोक खरंच खुश राहिले पाहिजे, कारण ते व्हायब्रेशन जातात। नहीं तो कुछ माताएं खाना बनाते वक्त दाल बना रहे, वो करची होता है ना, दाल बना रहे हैं, और इनका थॉट येऊ दे त्याला, काय समजतं, सोडणार नाही त्याला, झालं कल्याण। वो जो दाल पिएगा। और दूसरा डायलॉग माताओं का, मुझे पता नहीं है ऐसा ये सच है कि आप बताना मुझे, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कई माताएं अपने पति को बोलती है, मी आए म्हणून। अरे आगे कुछ नहीं बोला। इतना कॉमन है क्या ये? भाई लोग ये कॉमन है। मी आए म्हणून टिकली। दूसरी कोई होती तो ऐसा क्यों लगता है उसको? उसको ऐसा इसलिए लगता है कि आप लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते कभी भी। वो बेचारी अकेली मरती रहती है घर को संभालने में, बराबर है?
कम से कम उनके लिए तालियां तो बजाओ जो घर को संभालती है। सर आप अप्रिशिएट करते हैं पत्नी को? हाँ, मुंह के ऊपर हाथ क्यों रखा है? हाँ, अभी भी डर रहे हैं। अभी हुआ क्या देखो, मुझे भी पता नहीं था। मैं हमेशा कहता हूं कि किचन में जो है ना, खाना बनाना अंग्रेजी में कहते थैंकलेस जॉब है। आपको रोज वहां जाना है। हमारी माताएं मेडिटेशन के लिए आते हैं। अभी शाम को मेडिटेशन करते समय उनके थॉट देखो क्या है। हम बोलते हैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, थॉट क्रिएट करो, और वो करती भी है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, रात्रि काय भिजत घालायचा, उनका वो चालू है। तो किचन में जो खाना बनाते हैं ना, उनका बहुत थिंकिंग चलता है। नाश्ते में क्या बनाने का, दोपहर को क्या बनाने का, रात को क्या बनाने का, और दिल से करते हैं। भाई लोग, आपको गरम गरम खाना मिलता है, आप कभी इनको अप्रिशिएट करते हो? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। हाँ, करते हैं। अच्छा देखो, आपकी साइड ले रही है माता जी। मैंने एक मीटिंग में बोला मैनेजर्स को, कम से कम वाइफ को बोलो कि खाना अच्छा बना। उसने लिख के लिया डायरी में, क्योंकि कभी किया नहीं था उसने। उसने रियलाइज हुआ कि मैं इतने साल से खाना खा रहा हूँ, कभी मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि जनरल मैनेजर बड़ी पोस्ट है। अभी उसने लिख के लिया, घर पे गया, खाने पे उसने एक कटोरी लिया और बोला ये बाजी बहुत अच्छी बनी। मैकेनिकल दिमाग से आया। उस दिन उसको इतना मार पड़ा, इतना मार पड़ा। वो पत्नी ने बोला 25 साल से खाना बना रही है, आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। आज पड़ोसी से सब्जी आई, अभी आप इतना हंस क्यों रहे हैं? बराबर बोलता है नहीं? अच्छा, तो तब से मैंने बोलना चेंज किया, पहले चेक करो कहां से आई है, और दिल से बोलो। अच्छा नहीं बनाए, कई लोग बोलते हैं अच्छा बनेगा तो बोलेंगे ना, अच्छा नहीं बनाए तो भी बोलो। त्यांची कमर दर्द गायब होऊन जाणार। उनका कमर दर्द इसके साथ कनेक्टेड है, ये आप समझो। बैक पेन का कारण है सपोर्ट नहीं मिलना। वो दिन भर मर रही है। भाई लोग 8 घंटा ड्यूटी करते, घर पे आके बोलते चाय दे, नाश्ता दे, ये दे, वो दे। पर घर संभालना 24 आवर्स जॉब है। यस और नो? ये स्टडी हुआ विदेश में कि अगर माताओं को घर संभालने के लिए सैलरी दिया जाए तो भाइयों से 3 गुना ज्यादा कमाई करेंगे वो, 3 टाइम्स मोर। 24 घंटा ड्यूटी है वो। तुमच्या फेवर मध्ये बोलतोय, जरा जास्त टाळ्यावाज। बेसिकली मुझे ये कहना है कि आपस में एक दूसरे को समझ के चलो। दोनों की जरूरत है, घर में दोनों की जरूरत है। जैसे एक दूसरे को समझेंगे ना, वैसे बच्चों को भी समझो आप। वो अलग जनरेशन के हैं, आपके वक्त अलग था, वैल्यू सिस्टम अलग था। देखो ये स्टेज पर बैठे थे सर, कितने सीनियर है, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, एकदम मेरे दिल की बात इन्होंने कही। मैं ये सेकंड बारी वगैरह नहीं मानता हूँ, पर ये टॉपिक है सेकंड इनिंग। 50 के बाद दूसरी इनिंग चालू होती है, 50 पर्यंत पहिली इनिंग। आजकाल तर मला सांगा कोणसी क्रिकेट मैच अच्छी है, टेस्ट क्रिकेट या वनडे? टेस्ट क्रिकेट या वनडे? अभी 2020 का जमाना है। अभी ये लाइफ इज नॉट 2020, लाइफ इज अ टेस्ट क्रिकेट। आपको धीरे धीरे जाना चाहिए। पर आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का दृष्टिकोण ही बदला है जीवन के प्रति। पहले जॉइंट फैमिली थी, है ना, सब साथ में होते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों के प्लस माइनस है। ऐसे डॉक्टर, पहली बात मैंने आपको बताई कि अकेला फील मत करो। देखो, अकेले फील करना और अकेले रहना दोनों अलग बात है।
मेजॉरिटी सीनियर सिटीजन अकेले फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमने बच्चों के लिए इतना किया, अभी बच्चों के हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है, 5 मिनट भी मेरे से बात नहीं कर सकते। तो उनको अंदर से हर्ट होता है। आप में से किसको किसको अंदर से फील होता है? अगेन कौन बताएगा? इज्जत का सवाल होता है। बहुत लोगों को अंदर से अकेलापन फील होता है। हाँ, दैट्स अ सॉल्यूशन है, एक्सेप्ट। अभी हर एक अपने काम में बिजी है ना। आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, तो बच्चे अपने ड्यूटी में बिजी है और उनका अपना थिंकिंग है, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग अपना है। आता तुम्ही मुलांना कॉन्वेंट मध्ये टाकलं, कॉन्वेंट में उनको कौन सी पोएट्री सिखाई जाती है? बहुत डिफिकल्ट है। कॉन्वेंट में सिखाते रेन रेन गो अवे, कम अनदर डे। मैं हमेशा बोलता हूँ ये मत सिखाओ बच्चों को। रेन रेन गो अवे, आपल्याला पावसाची गरज है। हमारी पोएट्री अलग है महाराष्ट्र की। क्या है? ये रे पावसा तुला देतो पैसा। ये रेन रेन गो अवे वाले कैसे चलेंगे? नहीं चलेगा भारत में, महाराष्ट्र में भी नहीं चलेगा। हमारी पूरी इकोनॉमी रेन के ऊपर है, पर गलत टाइम पे पड़ा तो भी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी खुशी का कंट्रोल अपने पास रखो। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने विचार, अपनी भावनाएं, इन सब की जिम्मेवारी खुद उठाओ, दूसरों के ऊपर मत छोड़ो। ये जो अभी माता जी ने कहा ना कि अपेक्षाएं, ये अपेक्षाएं जितना आप रखोगे उतना आप दुखी होने वाले हैं। महाराष्ट्र में एक कवि होके गए, उनकी बहुत फेमस कविता है, देना रहने घेना रहने, देना रहे हाथच घ्यावे। बहुत सुंदर है। आप अपेक्षा मत करो, आप देते जाओ। ये सीक्रेट है, हैप्पीनेस का सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। देते जाओ, जितना आप दे सकते हैं ना देते जाओ, आप खुश रहोगे। और मैं खुशी के ऊपर बोलने वाला हूँ। खुशी जैसे खुराक नहीं है। देखो, उम्र के साथ बीमारियां आती है, आप उसको जितना हो सके प्रिवेंट करो, रोको। लेकिन अगर आ गई, उसके साथ अच्छी तरह से जियो। आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते। मेरे पास क्लासिकल एग्जाम्पल है, हमारी दादी जानकी। दादी जानकी को सुना है किसी ने? देखा है? 104 साल उम्र। अभी मैं उनका किस्सा आपको बहुत सुनाता, एक सुनाता हूँ। जब उनकी उम्र 103 थी तो उनको लंदन जाना था, लंदन, हांगकांग। और उनकी जो केयर टेकर थी वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई थी MRI स्कैन लेके, क्योंकि उनके ब्रेन के पेशियां खत्म। हम उनको बोलते सेरिब्रल एट्रोफी, ये टेक्निकल वर्ड है। मैं कैबिन में बैठा हूँ न्यूरोलॉजिस्ट के, वेरी सीनियर कात्रक डॉक्टर मुंबई के। उसके हाथ के नीचे 3 न्यूरोलॉजिस्ट है। ये सीनियर डॉक्टर मेरे सामने बैठा है। वो केयर टेकर आई, बोला ये दादी के MRI के रिपोर्ट है, ये लंदन जाना चाहती है, आप बताओ जा सकते हैं कि? तो उन्होंने देखा MRI स्कैन, बोला दादी के ब्रेन सेल्स तो खत्म हो चुके हैं, सेरिब्रल एट्रोफी, सिकुड़ गए पूरी सेल। तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये केयर टेकर हमारी बहन हो के, देखो ना इस उम्र में भी लंदन जाना चाहती है। तो डॉक्टर ने कहा इस उम्र में तो पेशेंट बेड पे होता है, इस उम्र में भी ये लंदन जाना चाहती है। तो डॉक्टर ने बोला जाने दो, तुम कौन होती हो रोकने वाले? ये लौकिक न्यूरोलॉजिस्ट कह रहा है। तो उसने कहा अब भी? बोला यस, 103 साल की उम्र में अगर कोई हिम्मत कर रहा है फ्लाइट से लंदन जाने का इतना घंटा, इसका मतलब वो खुद नहीं चल रही है, उसको कोई और चला रहा है, भगवान उसको चला रहा है। और उसके बाद दादी 104 में लंदन, हांगकांग जाके आए। ये कहां से आती है ताकत? ये फिजिकल ताकत है ही नहीं। मैं आपको यही कह रहा हूं, एक समय के बाद आपका शरीर जवाब दे देगा। तुम्हाला थकल्यासारखं वाटेल, आराम करायची इच्छा, बस अभी थक गया हूं, अभी कुछ नहीं चाहिए। सहन शक्ति कम हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं,
ओल्ड एज वालों को मैंने देखा घर में सबकी गलती निकालते रहते, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ह्याला हे कळत नाही, त्याला ते कळत नाही. अरे तुम्हाला कळतं ना, तुम्ही गप्प बसा. पर नहीं, उनको वो सहन नहीं होता है. घर पे बैठे खाली बैठे, अभी करेगा क्या? वो सबको देखते रहते कौन क्या गड़बड़ कर रहा है और दुखी होते हैं फिर. तो मैं उनको ये कह रहा हूं कि यस, दादी जानकी के बहुत सारे अनुभव है. उसका शरीर में 6 बीमारियां थी, बड़ी बीमारी, 6 बड़ी बीमारियां थी. उसके बावजूद भी वो एक्टिव थे. क्यों? क्योंकि शरीर की ताकत नहीं है, ये स्पिरिचुअल पावर है, आत्मिक शक्ति. उसके आधार पर आप ये अचीव कर सकते हो, पॉसिबल है. और ये एक दो नहीं है, हमारे पास सैकड़ों है. हमारे ब्रह्मा कुमारी के फाउंडिंग फादर ब्रह्मा बाबा, उनके शरीर में परमात्मा शिव बाबा ने प्रवेश कब किया? जब वो 60 साल के थे. यूजुअली लोग कहते 60 आणि बुद्धि या 60 को लगी लाट. लोग भूलते हैं. ब्रह्मा बाबा का फोटो देखो, एट द एज ऑफ 93 सीधा बैठे, चश्मा नहीं है. ये योग की पावर है. उन्होंने पुरुषार्थ चालू किया 60 साल की उम्र में, और 93 के एज में ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया. मेरे पास ऐसे बहुत हमारा एक शिव मनी होम है माउंट आबू में, सभी सीनियर सिटीजन्स हैं. मैं उनको देखता हूँ. मैं आपको कितने एग्जाम्पल बताऊं, पर ये सबका कॉमन फैक्टर मैं बता रहा हूं. मैं उनका इंटरव्यू लेता हूं, क्या है आपके अंदर, सीक्रेट क्या है आपका? सभी ने 4-5 बातें बताई, मैं अभी समराइज कर रहा हूं. नंबर 1, उन्होंने कहा हमारा सीक्रेट है आराम कम करना, ऍक्टिव्ह रहना है, फिजिकली ऍक्टिव्ह. मला या सरांची का आवडले, ह्या वयात ह्यांचा आवाज बघा किती जबरदस्त आवाज आहे. साक्षात गोविंद बोलतोय असं मला वाटलं त्यांच्याद्वारे. परमेश्वराचा आवाज, किती एनर्जी आहे बघा. ही एनर्जी येते कुठून? ये एक्टिवेट रहने का सीक्रेट है. खाली बसू नका, एका ठिकाणी ना तुम्ही संपणार. मैंने बहुत लोगों को देखा है. अभी माताओं की, भाइयों की इच्छा क्या होते, आम्ही खूप केला, आता तुम्ही आमची सेवा करा. कशाला? काय होणार मी सांगतो. अगर आपने ये थॉट रखा कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, बार बार बोल रहे हैं कि बच्चे मेरी सेवा करें, आपको पैरालिसिस हो जाएगा. आप बेड पे आओगे, घ्या सेवा पाहिजे तेवढी. मत करना. आप इनडायरेक्टली कुछ सूचना दे रही है दुनिया को, मेरी सेवा करो करके. नहीं, क्यों? आप इंडिपेंडेंट अच्छी तरह से रहो ना, फिट रहो. क्यों आप सेवा लेने का संकल्प कर रहे हैं? हमारी एक दादी थी जो पुराने जानते, भूरी दादी करके, ब्रह्मा कुमारी के लोग जानते, 97. मैंने उनको देखा, मैं पांडव भवन माउंट आबू में था. वो सुबह नाश्ता परोस रही है, ऐसे झुक गई है लेकिन नाश्ता परोस रहे. मैंने कहा दादी आप क्यों कर रहे हैं? बोला नहीं, बाबा ने हमको सिखाया है सेवा लेने का नहीं, सेवा देने का. सेवा देने का एटीट्यूड बघा काय है. ये ब्रह्मा बाबा ने इनको ट्रेनिंग दिया था, किसी से सेवा लेने का नहीं. तुम्ही जेवढे ऍक्टिव्ह राहाल ना फिजिकली, तेवढा तुमचा मेंदूच ऍक्टिव्ह राहणार. नहीं तो हम एक बीमारी इस समय देख रहे हैं जो कॉमन है, उसमें मोबाइल भी इन्वॉल्व है, वो है डिमेंशिया. डिमेंशिया माना मेंदू काम करना बंद करायला लागतं. तुम्हाला आठवत नाही, उमंग नहीं, खुशी नहीं, ब्रेन जा रहा है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्टिव नहीं है. आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिजी रहो. किसी क्लब्स को ज्वाइन हो जाओ. सीनियर सिटीजन क्लब है, ब्रह्मा कुमारीज है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के कुछ करते रहो जो आपको खुशी दे रहा है. फिजिकली एक्टिव रहना पहला कॉमन फैक्टर है. हो सकता है? हो सकता है? हाथ खड़ा करो जो समझते हो सकता है. यांचा फोटो काढा, हे विसरणार आहे. चलो ठीक है, करो. समझो आप घर से बाहर नहीं जा सकते, घर पे एक्टिव रहो. जेवढं तुम्ही ऍक्टिव्ह राहाल तेवढं तुम्ही चांगले राहाल. पण त्याच्याबरोबर प्रिकॉशन बहुत संभाल के
ओल्ड एज में हमने एक देखा है कि बाथरूम में गिरते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉल नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं है, क्योंकि गिरे हाड़ तुटणार कमरेचं। अभी मैं क्या हुआ बताता हूँ, रियल इंसिडेंस। हमारे डॉक्टर अशोक मेहता है, उनकी उम्र है 88, सर्जन है, कैंसर सर्जन। आज भी वो 88 में ऑपरेशन करते हैं। मैंने कहा सर 88 में ऑपरेशन आप करते हो, खड़े रह के कमर दुखती नहीं? बोला दुखती है, बैठ के करता हूँ। और वो जिम जाके एक्सरसाइज कर। मैंने कहा जिम क्यों जाते? बोला ये मसल्स को डेवलप करना है। और हुआ क्या मैं बताता हूँ। वो बाथरूम में गिर गए। उनकी हाइट एक तो 6 फीट के करीब है, नजदीक है 5.5 फीट। बाथरूम में गिर गए और कट करके आवाज आया, ऐसे गिरे पीठ पे। बिंग सर्जन, उन्होंने सोचा गेला आता, एक हाड़ टूटला। अभी उनकी पत्नी को पता नहीं है, पर उसने कैसे वैसे रह के खड़े हो गए। पत्नी दूसरे कमरे में थी, उसने कुछ तो आवाज सुना। बोला काय नहीं बताया। फिर बाद में बोला उनको दर्द कि मैं ना बाथरूम में गिरा। तुरंत लेके गए तो उनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, उधर एक प्लेट लगी थी। मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। वो प्लेट जो है 4.5 लाख की मेटल प्लेट। उन्होंने एक्सरे निकाला, इनको कॉन्फिडेंस था कि हड्डी कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो गए। जब एमआरआई किया तो पता चला कि वो 4.5 लाख की मेटल की प्लेट टूट गई है। हड्डी एकदम अच्छी, कुछ नहीं हुआ, आज भी वो एक्टिव है। मैंने कहा सर आप केस करो, 4.5 लाख की प्लेट टूटती है, हड्डी को कुछ नहीं हुआ। इतना स्ट्रांग हड्डी क्यों है? क्योंकि एक्टिव है वो। आज भी कैंसर का ऑपरेशन करते हैं, बहुत हमारी बहनों का ऑपरेशन उन्होंने किया। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ उनका। 88 ईयर में कोई सर्जन हाथ वगैरह खड़ा रह के ऑपरेशन करना, हेड नेक चेस्ट एब्डोमेन, टफ है, स्टेमिना लगता है। एक्टिव रहो, आराम कम करो। वैसे भी बूढ़े लोगों की नींद कम होने लगती है उम्र के साथ में, तो अपने को एंगेज रखो। सबसे अच्छा मेडिटेशन करो। सेकंड चीज जो आपको मदद करेगी वो ये है कि अभी इतने साल तक हमने बहुत कुछ खाया होता है, खाना तो वो टेस्ट बैठ जाती है। अभी हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका भोजन, वो भोजन कौन सा मदद करता है? तो हमने देखा प्लांट बेस्ड डाएट। जेवढं तुम्ही पालेभाज्या आणि फळं हे सहज पचेल असं इजीली डाइजेस्टेबल वो फूड लेना, आपका लाइफ लंबे समय तक चलेगा। ये रिसर्च हुआ है, प्लांट बेस्ड डाइट। तीसरा, ये सब रिसर्च की बातें बता रहा हूं मैं। कॉमनेस्ट मिस्टेक जो करते हैं बड़े लोग वो है पानी पीना भूल जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से। पानी, हाइड्रेशन मेंटेन रखो। पानी अगर आपने नहीं पिया ना, कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा, मांसपेशियों में दर्द आ जाता है, पैर दर्द करेंगे, कमर दर्द, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीना भूलो मत। रात को जब बिस्तर पर सोते हो अचानक मत उठो, पहले उठ के बैठो थोड़े समय तक, बैठ के फिर देखो चक्कर नहीं आ रहा है, फिर खड़े हो जाओ, फिर चलते चलते बाथरूम में जाएंगे, खड़े रह के कुछ नहीं, बैठ के, क्योंकि खड़े होते होते आप गिर जाओगे। इसको हम मिक्चुरेशन सिंकोप कहते हैं, बहुत कॉमन है, बाथरूम में गिर जाते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, तो वहाँ पे संभालना है आपको, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे पास घड़ी नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेडिटेशन करो। हमारी दादी जानकी का सेकंड एक्सपीरियंस मैं सुना रहा हूँ। मेरे पास वो आई, उसका सांस फूल रहा है, ऐसे कर रहे, हमको पता चला गड़बड़ है। उस समय उनकी आयु, ये केस 98 का है, उसके बाद वो 22 साल जी। तो हाँ, मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है। बीपी मैंने चेक किया, मेरे साथ कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, बीपी था 220 140, ऊपर का 220, नीचे का 140।
स्टेथोस्कोप हम रखते हैं तो उसमें एक आवाज़ हमको सुनाई दे, क्रेपिटेशंस हम कहते हैं। क्रेपिटेशंस माना लंग्स में पानी हो गया, हार्ट फेलियर में है, और उस हालत में दादी क्लास करने को जा रहे थे। हमने दादी को बोला, दादी नो क्लास, आपका हार्ट फेलियर में है, आपका बीपी बढ़ गया, आपको आराम करना है। तो उस समय जो गोली थी हमने दे दी। उनके केयर टेकर को बोला, इनका ध्यान रखो, ये कहीं जाए नहीं। 1 घंटे के बाद हम देख रहे दादी जानकी स्टेज पर 25,000 लोगों के सामने भाषण कर रही है। हमारे समझ के बाहर था। हमने कहा ये कैसे पॉसिबल है, 220 140 में से ये स्टेज पर जाके बोल रही है। दिस इज पावर ऑफ मेडिटेशन। शरीर के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका मेडिटेशन अच्छा हो। तो दादी जी से हमने ये सीखा है और मैं वही आपको अभी अनुभव कराने वाला। आप आर यू रेडी? तैयार हैं? करेंगे या मरने के लिए भी टाइम नहीं है? बहुत लोग मुझे कहते हैं, सचिन भाई आपका सब बराबर है, पर काय करूं, मरायला पण वेळ नाही। एक डॉक्टर ने तो कहा जहर खाने को टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने भी बोला सर खाना भी मत, आजकल ओरिजिनल नहीं मिलता है। मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा समय खुद के लिए दो, बैटरी चार्ज करो अपनी और फिर उस बैटरी को यूज करो। जैसे इन्होंने कहा ना, मेरा फिलॉसफी है आप योगी नहीं बने तो चलेगा, उपयोगी जरूर बनना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी बनो, नाहीतर असंच येणार आणि जाणार। मैं शॉकिंग आपको सुना सकता हूं पर मुझे पता नहीं टाइम कितना है। आप बैठेंगे 5 मिनट? आपको अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, आईसीयू में काम किया है, बहुत शॉकिंग है, आप हिल सकते हैं, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। सीनियर सिटीजन से कनेक्टेड है। आईसीयू समझते हैं आप? इंटेंसिव केयर यूनिट, अति दक्षता विभाग, सीरियस पेशेंट होते हैं, उसमें से आधे जाने वाले होते हैं, नाका तुन्नड़ी सब नलियाँ पड़ी हुई रहती है, और हमको भी पता है आधे जाने वाले हैं। एक भाई सीनियर सिटीजन 70 के ऊपर उम्र, वो होश में था। कई लोग होश में नहीं रहते, वेंटिलेटर पे होते हैं, वो होश में था, पढ़ा लिखा था। सभी सुन रहे हैं? ध्यान से सुनो। वो रो रहा था, आईसीयू में है, बीमार है, रो रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मेरा ड्यूटी है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं फरिश्ता, और मेरी ड्यूटी पे ये रो क्यों रहा है? मैं गया उसके पास, सिर के ऊपर से हाथ घुमाया। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और उसने जो बोला हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, उसने बहुत अच्छा कहा, ध्यान से सुनना, हम सबके लिए जरूरी है। उसने कहा पूरी जिंदगी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। मैंने पूछा क्या दिखाई दे रहा है? एक वाक्य में उसने कहा, पढ़ा लिखा था, उसने कहा डॉक्टर साहब जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने पूछा क्या किया आपने? बोला मेरा नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा था कि मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल करता, गालियाँ देता था, लोगों को डांटता था, मैंने बहुत लोगों का अपमान किया। आज उन लोगों से मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता हूँ क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। उसको भी पता चला कि वो जाने वाला है। मैंने कहा और क्या करना चाहिए था? तो बोला मेरे पास पैसा था, पोजीशन थी, पावर थी, मैं बहुत लोगों की मदद करके लोगों से दुआ ले सकता था, आशीर्वाद ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने पूछा क्यों नहीं किया जब इतना था? बोला नहीं, अहंकार था, पोस्ट पोजीशन का ईगो था मुझे, और मुझे मज़ा आता था दूसरों को तकलीफ देने में। आज मुझे पश्चाताप हो रहा है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ, और मैं रोते रोते ही जाने वाला हूँ।
आप सबसे मेरे को प्रश्न एक ही पूछना है, आप कैसे जाना चाहते हो? हंसते हंसते या रोते रोते? टाळ्यांचं वाक्य इतना इजी नहीं है। उसके लिए कर्म अच्छे चाहिए, कर्म अच्छे चाहिए। भारत में चित्रगुप्त का वर्णन है। चित्रगुप्त सुना है? अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट, ऊपर बैठा हुआ रहता है, ऐसे कहते हैं। मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि मरते समय पूरा चित्र घूमता है हमारा, रोल बैक होता है। तो हम कहेंगे आपको कि किरदार इस तरह से निभाओ। आज भी मैंने क्लास में कहा था, किरदार इस तरह से निभाओ अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहनी चाहिए, तालियां बजते रहनी चाहिए। और ये पॉसिबल है मेडिटेशन से। दुआएं लो, सभी से आशीर्वाद लो, आशीर्वाद घ्या, नाही तर काही बरोबर येणार नाही आपल्या। बरोबर आहे? डू यू ॲग्री? आशीर्वाद घ्या सगळ्यांकडून, उगाच नका श्राप देऊ। काही लोकांना सवय असते असं, नका करू, हात असा ठेवा आपला असा। मी काँग्रेसची ॲडव्हर्टाईज नाही करत आहे, पण आता भीती वाटते, काही बोलू शकत नाही। आर्ट ऑफ लिव्हिंग पण बोलू शकत नाही, इंग्लिशचा शब्द आहे। माइंडफुलनेस पण बोलू शकत नाही, इंग्रजी का शब्द आहे, पण कॉपीराईट झालेला आहे। एक एक्सरसाइज आपण करूया, तुम्हाला जर जमत असेल तर। तयार आहात? ऐकतो भरपूर, मी नेहमी करतो माझ्या एक्सरसाइज। ह्याच्यानंतर मला कळणार आहे की तुमच्यापैकी, सॉरी, इसके बाद मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों को हार्ट अटैक आने वाला है। डरो मत, अभी नहीं आएगा, लेकिन हमको पता चलेगा। आर यू रेडी? तैयार है? सिंसियरली करेंगे? हाँ, सीधा बैठो, सीधा बैठो। हाँ, अच्छा, इसका मतलब कोई भी सीधा नहीं बैठा था, ठीक है। खुर्ची क्या, खुर्ची क्या इतिहास, ही खुर्ची कंफर्टेबल नहीं है। एक सोफा भी ना बहुत खतरनाक है, अगर आपका बैक को सपोर्ट नहीं मिलता है ना, आपको दर्द देगा। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको, सभी करेंगे, अपने दोनों हाथों को आगे लो। अरे एक हाथ में मेरे माइक है, इसलिए मैं कॉपी करायची सवय गेली नहीं, ठीक है। दोनों हाथों को आगे लिया, सबको करना है सिंसियरली, बहुत अच्छा अनुभव। मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद, एकदम मुट्ठी बंद, टाइट। दोनों हाथों को ऊपर लो, वेरी गुड। थोड़ा तकलीफ होगा, आंखें बंद करो, आंखें बंद, और मुट्ठी टाइट, मुट्ठी टाइट करो, टाइट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बचपन से लेके आज तक जितना भी गुस्सा है सब इस मुट्ठी में आने दो, आने दो, मुट्ठी में टाइट करो, और फील करो जैसे मुट्ठी टाइट हो रही है, आपको कैसे लग रहा है। अगर मुट्ठी टाइट नहीं हो रही है तो आंखों के सामने उसका चेहरा लाओ जिसने आपको बहुत परेशान किया है। टाइट हो गई, फील करो हार्ट में कैसे लग रहा है। मुट्ठी टाइट हो गई तो हार्ट में कैसे लग रहा है। अभी बहुत धीरे से मुट्ठी को लूज करते जाओ, लूज करते जाओ, लूज करो, धीरे धीरे खोलते जाओ और फील करो आपको कैसे लग रहा है। मुट्ठी को लूज करो, धीरे धीरे खोलते जाओ, फील करो, वेरी गुड। ओपन, अभी आंखें खोलो और ऐसे करो, ऊपर जाने दो परमेश्वराकडे। हाँ, हाथ खाली, दमले गो भाई। मैं देख रहा था आप लोग क्या कर रहे थे। कुछ लोग ना जो कॉन्शियस होते हैं कैसे कर रहे थे, देखो ऐसे किया, मैंने कहा था आंखें बंद करो थोड़ी देर में। कहीं मैं अकेला तो पागलपन नहीं कर रहा। अच्छा, अभी बताओ, मुट्ठी बंद करते समय किसको अच्छा लग रहा था? मुट्ठी बंद करते समय हाथ खड़ा करो। मुट्ठी बंद किया तो अच्छा लगा? अच्छा, काफी लोग हैं। अच्छा, मुट्ठी खोलने के बाद किसको अच्छा लगा? अच्छा, आधे इधर आधे उधर, बाकी के किधर? कुछ लोग ना बहुत होशियार होते हैं, वो कहते हैं आगे देखेंगे क्या बोलता है। अभी इसका अर्थ बताता हूं, ध्यान से सुनना। सभी सुन रहे हैं?
मुट्ठी बंद करना माना बातों को पकड़ के रखना। यहाँ पर जैसे उम्र बढ़ने लगती है, बहुत आदत हो जाती है, बातों को पकड़ के रखते हैं। और ये जो है, ये कारण है बीमारी का, होल्डिंग नेचर, अटैचमेंट, ये कारण है। इससे ब्लड फ्लो होता नहीं। हार्ट अटॅक क्यों आता है पता है? रक्ताची गाठ होते हार्ट मध्ये। आज सायन्स कह रहा है, मॉडर्न सायन्स, इट इज द थॉट क्लॉट विच लीड्स टू ब्लड क्लॉट। रक्ताची गाठ नंतर होते, पहिली विचारांची गाठ होते। विचारांची गाठ झाल्यावर रक्ताची गाठ होते। आता ही गाठ जी आपण बांधून ठेवली आहे, मराठीत भाषा खूप सुंदर आहे। अशी लोक असतात जे गाठी बांधून ठेवतात आतमध्ये, त्यांना काय म्हणतात? मी नाही म्हणत आहे, तुम्हीच म्हणतात। अशा लोकांना आतल्या गाठीचे म्हणतात। अभी आतल्या गाठीचे लोक दुष्ट नसतात, त्यांना सवय आहे पकडून ठेवायची। तो जितना आप ज्यादा पकड़ के बैठेंगे, खून जम जाएगा आपके अंदर। सॉल्यूशन क्या है? छोड़ दो। आर्ट ऑफ लिविंग की स्पेलिंग LIVING नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग इज LEAVING। आर्ट ऑफ लिविंग सोडून द्या, सोडून द्या। आर्ट ऑफ लिविंग। और जो लोग बोलते मी नहीं सोडणार, मग मरा, कोई ऑप्शन नहीं है। स्पिरिच्युअलिटी, आध्यात्मिकता माने जंगलात जाना नहीं। आध्यात्मिकता माना घर गृहस्थ में रहते हुए बातों को पकड़ना छोड़ दो। अगर पकड़ना है तो अच्छी बातों को पकड़ो। ये बात, और यही मेडिटेशन है जो हम अभी करने वाले हैं। अभी मैं आपको ऐसी अवस्था में हमारे भाई बहनों की मदद से लेके जाऊंगा, आप एकदम हल्के हो जाएंगे। करेंगे? करेंगे? सीधा बैठ, मान आणि कंबर एका लाइन मध्ये। अच्छा स्विच ऑफ मोड है ना। लेकिन आपको अगर लगता है कि नरेंद्र मोदी आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो उसको साइलेंट मोड पर रखना और बॉडी से थोड़ा दूर रखना। ये बीमारी हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ये मोबाइल के वजह से होने, डर लगता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना आ जाए। बॉडी से दूर रखो, सीधा बैठो, गर्दन सीधा सामने। आप में से कुछ लोग सोने वाले हैं, नथिंग रॉन्ग। आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हैं या आंखें खुली रख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन है, खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। सिंपल है। हम एक लाइट है शरीर के अंदर, इधर रहते हैं। मरने के बाद बोर्ड पे क्या लिखते हैं? किसको शांति मिले? शरीर को मिले ऐसे कहते नहीं, आत्मा, हम आत्मा है। जैसे शरीर के माता पिता वैसे आत्मा के है। उसको कुछ भी गॉड, अल्लाह, ईश्वर को, वो एक ज्योति है। हम उसको शिव बाबा कहते। शिव अर्थात कल्याणकारी, बाबा अर्थात पिता। उसकी एनर्जी को रिसीव करो आप और अपने शरीर में फैलाओ, बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है? 3 स्टेज में करेंगे। पहला आपको हल्का करेंगे, दूसरा ध्यान इधर, तीसरा ऊपर से एनर्जी लेंगे। मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। गर्दन सीधा रखो, आंखें बंद, चाहे तो आंखें खुली रख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अलर्ट हो जाओ, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अलर्ट और एकाग्र। अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज़ सुनाई देगा और कुछ भी सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल अलर्ट। योगी उसे कहते हैं जो सदैव जागृत रहता है। एकदम जागृत हो जाओ। इस हॉल के अंदर जो भी पंखे चल रहे हैं उनके आवाज़ को कैच करो। पंखों के आवाज़ को फील करो। हवा चल रही है, AC है, उसे महसूस करो। आपके आजू बाजू में कुछ लोग बैठे हैं, उनके प्रकंपनों को महसूस करो। वेरी गुड। हमारे कानों में इतनी शक्ति है, अतीन्द्रिय शक्ति है कि दूर के आवाज़ को कैच कर सकते हैं। तो अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के ब्रीदिंग साउंड को भी कैच कर सकते हैं। कैच द ब्रीदिंग साउंड ऑफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। एकाग्र हो जाओ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। धीरे धीरे चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करो।
सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं उसे महसूस करो। स्कैन करो अपने शरीर को, डोको, मान, हाथ पाए, छाती और पेट, कहाँ पर टेंशन है उसे फील करो। अभी अपनी इच्छा शक्ति से अपने संपूर्ण शरीर को एकदम हल्का छोड़ देंगे, हल्का। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, शांत और रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों पैर हल्के, दोनों हाथ हल्के, छाती और पेट की मांसपेशियां भी शिथिल हो रही है, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा, कपाल प्रदेश एकदम हल्का छोड़ देंगे। रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, देखेंगे एक सुंदर सितारा चमक रहा है और आप ये दिव्य प्रकाश हो। आप दिव्य प्रकाश इस शरीर रूपी मंदिर में प्रकाशित हो। ये शरीर भारी है लेकिन आप बिल्कुल हल्के हो। ये शरीर बचपन में छोटा था, खाना खिलाया, बड़ा हो गया, एक दिन चला जाएगा, लेकिन आप इस शरीर से बिल्कुल अलग हो, हल्के, शांत स्वरूप हो और हल्के होते जाएंगे। 1 से 10 मैं उल्टा गिनूंगा, जैसे 10 से 1 की तरफ आऊँगा आप और हल्के होते जाएंगे। 10, 9, 8, आप और हल्के होते जा रहे हैं। 7, 6, आपका शरीर और मन शांत होते जा रहा है। 5, बहुत अच्छा लग रहा है। 4, 3, आपका शरीर और मन शांत हो रहा है। 2 और 1, आप बिल्कुल हल्के और शांत हो गए। अभी विजुलाइज करेंगे आकाश से परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहा है। एक डिवाइन ब्लू कलर की लाइट आपके अंदर आ रही है, मस्तक द्वारा प्रवेश कर रही है। ये आपको परमात्मा का आशीर्वाद है और ये लाइट आपके शरीर में फैल रही है। जैसे ये लाइट फैल रही है, आपके शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं। हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, किडनी, लीवर, लंग सभी स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपके पूरे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं। शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बन रही है। शरीर और मन शांत होते जा रहा है, शांत और स्वस्थ। रिलैक्स एंड पीसफुल, शांत। आज हम सब ने अनुभव किया हमारा जीवन बहुत वैल्यूएबल है। हम इसकी अच्छी तरह संभाल करेंगे, सबको दुआएं देंगे, सबसे दुआएं लेंगे, एक्टिव रहेंगे, हर एक की विशेषता को देखेंगे। मैं बहुत शांत हूँ, रिलैक्स हूँ, क्योंकि परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, मैं अनुभवी रत्न हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खुलेंगे, महसूस करेंगे मेरी आंखें खुली है पर मन और शरीर शांत है। धीरे धीरे हाथ और पैर के उंगलियों को बहुत धीरे से हिलाएंगे, महसूस करेंगे हाथ और पैर की उंगलियां हिल रही है, मन और शरीर शांत है।
दिन भर काम करते वक्त भी इस अवस्था में मैं रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे पूर्ववत अवस्था में आएंगे। प्लीज़ कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज एंड रिलैक्स। ओम शांति। किसको किसको अच्छा लगा, हल्का लगा, हाथ खड़ा करो। अच्छा लगा? 5 मिनट खुद के साथ आपको बैठना है। बराबर है? बैठ सकते हैं कि नहीं? तो कोशिश करो। और हमारे भाई बहनें आपको मदद करने को तैयार है। ऐसी कि अमरावती की टीम बहुत पावरफुल है। सभी तालुका में इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। ये दोनों दीदियाँ जो बैठे हैं ना, महारथी हम कहते हैं। अभी मुझे उनकी परमिशन नहीं लिए, नहीं तो मैं उनके बारे में आपको बताता। बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त किया है। इन दोनों ने बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त किया है। ये ऐसे नहीं होता है। एक अपने कर्म है, एक ऊपर वाले की दुआ है, और एक बाकी सबकी दुआ और आशीर्वाद है। सबसे बड़ी कमाई। लास्ट में एक लाइन सुना के रुकता हूँ। ये मेरे जीवन का अनुभव है। आप कल परसों फिर सुनेंगे। मैं मेरी मार्कशीट दिखाता हूँ कि वो कहते हैं ऐसे कि रात नहीं बदलती है लेकिन ख्वाब बदलते हैं। दिया नहीं बदलता है, दिए की बाती बदलती है। और अपने दिल में रखो जीतने का जज्बा, क्योंकि नसीब बदले न बदले, वक्त हमेशा बदलता है। वक्त हमेशा बदलता है। तो वक्त को बदलो, है ना। और वक्त आपसे ये कह रहा है कि अभी समय है। जो दीदी ने कहा वो इशारा है आप सबके लिए। पहले हम कहते थे भगवान आ चुका है, मैं अभी कहता हूँ जाने का टाइम हो गया है, रिटर्न जर्नी का टाइम है। तो अभी आपके पास समय है। इतने अच्छे सेंटर है ब्रह्मा कुमारी, आप सीख लो, मेडिटेशन सीख लो, 7 दिन का कोर्स, और फिर आप डिसीजन ले लो। और किरदार इस तरह से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहनी चाहिए, बजते रहनी चाहिए। बजा नहीं रहे उधर से, तालियां बजते रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मास्टर ऑफ सेरेमनी, आपके कोई प्रश्न है तो आप हमको पूछ सकते हैं। ओम शांति। भाई जी ने हमें इतना भरपूर किया, जाते समय का भी संदेश दे दिया कि वापस जाना है तो कैसे जाना है, तो हंसते हुए जाना है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ आए। साथ में हमारे जो सेवाधारी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा आयोजन किया। अगर आपको राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स करना है तो पीछे इंक्वायरी टीम बैठी है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो पूरे अमरावती में इसके केंद्र है। बडनेरा रोड, साई नगर, वहाँ पे विश्व परिवर्तक भवन है। रुक्मिणी नगर में भी सुख शांति भवन है। पेट्रोल पंप के अंदर जाएंगे, वहाँ से रोड निकलेगा, और वो भी लगाए हुए हैं ब्रह्मा कुमारी के नाम से। तो रुक्मिणी नगर हमारा सबसे बड़ा सेंटर है, जहाँ पे हमारे बड़े दीदी जी रहते हैं। उसके बाद गणेश कॉलोनी में भी इंद्रप्रस्थ भवन है। और कृष्णा नगर सेंटर जो है, विलास नगर रोड, न्यू कॉटन मार्केट, वहाँ पे ओम शांति भवन है। और विनय विला मंगल कार्यालय के पास पीस पैलेस करके वहाँ पे भी एक भवन बनाया हुआ है। रहाड़गांव रोड पे भी हमारा एक नया भवन बनाया है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। आपको मेडिटेशन सीखना है तो आप इसका एड्रेस पर्चा पीछे मिल रहा है, शायद वहाँ पे आप ले सकते हैं। साथ में ईश्वरीय टोली भी जाते हुए आपको दी जा रही है। ओम शांति। तनिक दुनिया का शोर